31 जुलाई 2013 और 22 अगस्त 2013, ये मैं आपको दो डेट बताया हूं। दोनों डेट पे एक कांड हुआ था मुंबई में और एक ही जगह पे हुआ था, बट कांड दो लड़कियों के साथ हुआ था, तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। 31 जुलाई 2013 और 22 अगस्त 2013 को मुंबई में एक ऐसा सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया गया था जिसकी विक्टिम उस दरिंदे के सामने खड़े होने से भी डर रही थी। यह एक ऐसा बलात्कार था जिसमें पूरा मुंबई की जो पुलिस फोर्स है वह लग गई थी बलात्कारियों को ढूंढने में। यह एक ऐसी घटना थी जिसमें मुंबई की एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में इंटर्नशिप कर रही 22 वर्षीय पिक्चर जर्नलिस्ट के साथ 5 लोगों ने, जिनमें से एक नाबालिग भी शामिल था, इन सब ने मिल करके सामूहिक बलात्कार किया था। यह घटना 22 अगस्त 2013 को हुई थी। ये जो पीड़िता है अपने एक मेल सहकर्मी के साथ असाइनमेंट के सिलसिले में दक्षिण मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में स्थित सुनसान शक्ति मिल परिसर में गई थी। वहां आरोपियों ने उसके साथ जो सहकर्मी यानी कि लड़की के साथ जो मर्द गया था उसको बेल्टों से बांध दिया और उसके बाद पीड़िता के साथ बलात्कार किया। इसके बाद आरोपियों ने गंदी तस्वीरें भी खींची और यह धमकी दी कि यदि उसने घटना की शिकायत की तो वे उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर प्रकाशित कर देंगे। उसके ठीक बाद में 18 वर्षीय कॉल सेंटर कर्मचारी ने भी शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ भी 31 जुलाई 2013 को उसी शक्ति मिल परिसर के अंदर सामूहिक बलात्कार किया गया था। लेट्स गो टू टॉक अबाउट दिस केस, हाउ पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व इन दिस केस। लगभग 5 बजे पिक्चर जर्नलिस्ट अपने ऑफिस से शक्ति मिल परिसर के सुनसान परिसर की तस्वीर लेने के लिए निकले थे। वहां 5 लोगों ने उसके सहकर्मी को बांध दिया और पीड़िता के साथ बारी बारी से यौन शोषण किया। हमलावरों ने उसे डराने और चुप रखने के लिए उसकी गर्दन पर टूटी हुई बियर की बोतल भी रख दी थी। बाद में आरोपियों ने पीड़िता को घटना स्थल के निशान को मिटाने के लिए मजबूर किया और मोबाइल फोन से उसकी 2 तस्वीरें खींची और उन्होंने धमकी भी दी कि यदि उसने घटना की शिकायत की तो वे तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल देंगे। हमले के बाद आरोपी उसे वापस उसी स्थान पर ले गए जहां उसका सहकर्मी बंधक बना करके रखा गया था। लगभग 7:15 पे वे दोनों को रेलवे पटरियों के पास छोड़ जाते हैं और वहीं रुकने को कहते हैं। जब आरोपी चले गए तब पीड़िता ने अपने सहकर्मी को बताया कि उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया है और उसे तुरंत हॉस्पिटल की नीड है। महालक्ष्मी स्टेशन पर उसके सहकर्मी ने यानी कि उस लड़की के साथ जो मर्द था उसने अपने न्यूज मीडिया मैनेजर को फोन किया और अस्पताल आने को कहता है। इसके बाद वे दोनों टैक्सी से जासलोक अस्पताल पहुंचते हैं। पीड़िता ने अपनी मां को भी फोन करके अस्पताल आने के लिए कहा। अस्पताल पहुंचने पर उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर थी और उसे तुरंत भर्ती करके उपचार शुरू कर दिया गया और वो जो लड़की थी 26 अगस्त को पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज करवाया और 27 अगस्त की रात अस्पताल से उस लड़की को छुट्टी मिलती है। अस्पताल से मीडिया को दिए गए एक बयान में पीड़िता कहती है, मैं नहीं चाहती कि इस शहर या देश की किसी भी महिला को ऐसी अमानवीय और अपमानजनक घटना का सामना करना पड़े। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी पर गहरा प्रभाव डाला है। मेरे साथ जो हुआ है उसके दर्द और अपमान को कोई भी सजा पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि बलात्कार जीवन का अंत नहीं है। मैं लड़ाई जारी रखूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द से जल्द अपने काम पर लौटना चाहती है। अब तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो वो जो लड़की थी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उस समय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो सदस्य थी निर्मला सामंत प्रभावाकर, जिन्होंने अस्पताल में पीड़िता से मुलाकात की थी और उन्होंने यह कहा कि वह अपने शारीरिक चोटों और मानसिक आघात से उबरने की कोशिश कर रही है। उनके अनुसार पीड़िता अभी पूरी तरह से सदमे से बाहर नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने साहस और संयम का परिचय दिया। ऐसे समय में एक लड़की के लिए इस तरीके का जवाब देना बहुत ही ज्यादा मानसिक प्रेशर होता है,
जब उसका सामूहिक बलात्कार हुआ हो। अब हम आते हैं दूसरे डेट पे, दूसरे लड़की के साथ उसी शक्ति मिल में वही लोग बलात्कार किए थे। दोषी करार दिया गया था। शक्ति मिल गैंगरेप केस में 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 3 सितंबर 2013 को एक निजी कंपनी में कार्यरत 19 साल की टेलीफोन ऑपरेटर ने अधिकारियों को बताया कि 31 जुलाई 2013 को शक्ति मिल परिसर में 5 लोगों ने उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार किया था। इस मामले में शामिल 3 आरोपी वही थे जिन पर फोटो जर्नलिस्ट के मामले में भी आरोप लगाए गए थे। पीड़िता अपने प्रेमी के साथ शक्ति मिल परिसर गई थी, जहां आरोपियों ने उन्हें घेर लिया। पिक्चर जर्नलिस्ट वाले मामले की तरह ही आरोपियों ने पहले पीड़िता के पुरुष साथी को बांध करके उसके साथ मारपीट किया और फिर पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया। घटना के बाद पीड़िता और उसका साथी डर के कारण बिना पुलिस में शिकायत दर्ज कराए छत्तीसगढ़ चले गए थे। बाद में मुंबई पुलिस ने पीड़िता का तथाकथित 2 फिंगर टेस्ट करवाया। 2 फिंगर टेस्ट जो होता है वो मतलब बहुत ही ज्यादा घिनौना होता है, जिसमें डॉक्टर लड़की के वजाइना में हाथ डाल के चेक करते थे। 2 फिंगर टेस्ट यौन उत्पीड़न या बलात्कार की पीड़िताओं का मेडिकल परीक्षण करने का एक पुराना और अवैज्ञानिक तरीका था। इस प्रक्रिया में डॉक्टर पीड़ित महिलाओं की योनि यानी कि वजाइना में 2 उंगली डाल करके यह जांच करते थे कि योनि की मांसपेशियां कितनी ढीली है और हाइमन की स्थिति क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता था कि महिला वर्जिन यानी कि कुंवारी है या नहीं है और क्या उसके साथ पहले कभी शारीरिक संबंध बने हैं। यह एक विवादास्पद चिकित्सक परीक्षण था जिसमें महिला की यौन गतिविधियों के बारे में अनुमान लगाने की कोशिश की जाती थी। यह परीक्षण उस समय भी किया गया जबकि 10 मई 2013 को महाराष्ट्र सरकार एक आदेश जारी कर चुकी थी जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि यह एक परीक्षण अब नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी आदेश के अनुसार यह जो प्रक्रिया है 2 फिंगर टेस्ट अपमानजनक, असभ्य तथा चिकित्सकीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अप्रासंगिक था, मतलब घिनौना था। यह मामला बाद में यौन अपराधों की जांच के दौरान पीड़ितों के साथ व्यवहार और चिकित्सा परीक्षणों को लेकर के व्यापक चर्चा का विषय बन गया। शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच के लिए 20 विशेष टीम गठित की। जांच में अपराध शाखा की 12 इकाइयों और 16 पुलिस थानों के अधिकारियों को लगाया गया था। हमले के बाद पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने लगभग 20 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। फोटो जर्नलिस्ट से सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के लगभग 65 घंटे के भीतर सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। फोटो जर्नलिस्ट मामले के जो आरोपी थे विजय जादव, सिराज रहमान खान उर्फ सिरजू, चांद शेख, मोहम्मद कासिम हाफिज शेख उर्फ कासिम और मोहम्मद सलीम अंसारी का, और दूसरा जो बलात्कार हुआ था टेलीफोन ऑपरेटर के मामले के जो आरोपी थे विजय जादव, मोहम्मद कासिम हाफिज शेख, मोहम्मद सलीम अंसारी, मोहम्मद अशफाक शेख जो कि 26 साल का है और एक नाबालिग था जिसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है। चांद शेख सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। उसे 23 अगस्त की सुबह 7 रास्ता क्षेत्र की धोबी घाट झुग्गी में स्थित उसके घर से पकड़ा गया। वह अपनी दादी के साथ सब्जी बेचकर जीविका चलाता था। दूसरे नंबर पे है विजय जादव जो कि 19 साल का है। पुलिस ने उसे 24 अगस्त को लगभग 3 बजे मदनपुर स्थित एक वीडियो क्लब से पकड़ा जहां वह सो रहा था। वह अग्रीपारा क्षेत्र में अपने एक मित्र के साथ रहता था। उसके माता पिता, 2 बहन और 2 भाई विरार में किराए के फ्लैट में रहते थे। वर्ष 2011 में घर में चोरी के लिए घुसने के आरोप में उसे पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका था। तीसरा नंबर पे है सिराज रहमान खान उर्फ सिरजू। ये 24 साल का है और इसे 24 अगस्त को गोवंडी में उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को उसके बारे में जानकारी चांद शेख और विजय जादव से पूछताछ के दौरान मिली थी। वह अलग अलग दुकानों में छोटे मोटे काम करके गुजारा करता था। उसकी मां का निधन हो चुका था और उसका अपने पिता से कोई संपर्क नहीं था। वह अग्रीपारा में धोबी घाट के पास फुटपाथ पर रहता था। सिराज रहमान खान थाने के एक अन्य आपराधिक मामलों में भी आरोपी था। चौथा नंबर पे है कासिम शेख जो कि 21 साल का है। इसको 25 अगस्त 2013 की सुबह लगभग 3:30 पे अग्रीपारा स्थित
नायर अस्पताल के बाहर गिरफ्तार किया गया। पुलिस को रात लगभग 2:30 पे अस्पताल में भर्ती एक मरीज के रिश्तेदार से सूचना मिली थी, जिसने पुलिस द्वारा जारी किए गए स्केच देख करके आरोपियों की पहचान की थी। घटना के बाद कासिम शेख अगरीपारा के काला पानी इलाके में स्थित अपने घर लौट गया था। उसकी मां के अनुसार वह अपने घर पे टीवी देख रहा था, तभी उसे एक पुलिस कांस्टेबल का फोन आया, जिसने उसके ठिकाने के बारे में पूछा। फोन आने के बाद उसने अपनी शर्ट बदली, अपनी मां से 50 रुपए लिए और घर से निकल गया। 5वां नंबर पे है सलीम अंसारी, जो कि 27 साल का था, जिसे पुलिस ने इस अपराध का मुख्य योजनाकार बताया था। सलीम अंसारी इस मामले में गिरफ्तार होने वाला अंतिम आरोपी था। उसे 25 अगस्त 2013 की सुबह लगभग 11 बजे दिल्ली हरियाणा सीमा पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपराध के बाद सलीम अंसारी कुछ समय तक गोवंडी में छिपा रहा और बाद में लंबी दूरी की ट्रेन से दिल्ली भाग गया। उसने यह ट्रेन मुंबई के कुर्ला स्टेशन के आसपास से पकड़ी थी। दिल्ली पहुंचने के बाद वह भारत नगर झुग्गी बस्ती में अपने एक रिश्तेदार के घर छिपा रहता है और नेपाल भागने की योजना बना रहा था। पुलिस ने उसे उस समय गिरफ्तार किया जब वह बाहर टहलने निकला हुआ था। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात पर अंदाजा ही नहीं था कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वह आराम से अपने रिश्तेदार के घर की ओर जा रहा था, तभी पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। उस समय की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई पुलिस ने मोबाइल फोन ट्रैकिंग की मदद से सलीम अंसारी का पता लगाया और दिल्ली पुलिस को उसकी लोकेशन की जानकारी दी। गिरफ्तार के बाद उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया और उसी दिन वापस मुंबई लाया गया। 19 सितंबर 2013 को मुंबई क्राइम ब्रांच ने 4 वयस्क अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया, जबकि नाबालिग आरोपी से संबंधित रिपोर्ट जुवेनाइल कोर्ट को सौंप दी गई। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। धारा 376D सामूहिक बलात्कार, जिसको हम गैंग रेप बोलते हैं, धारा 377 अप्राकृतिक अपराध, धारा 120B आपराधिक साजिश, धारा 342 और 343 अवैध रूप से बंधक बनाना या रोक कर रखना, धारा 506(2) आपराधिक धमकी, धारा 34 समान आपराधिक उद्देश्य से किया गया कार्य, धारा 201 सबूत नष्ट करना। अदालत ने अभियोजन पक्ष को 14 अक्टूबर 2013 से मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। देखो, अगर आप किसी को डिजिटल हरास करना चाहते हैं या फिर आप उसे यह कहते हैं कि हम तुम्हारा यह फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर डाल देंगे और वह इंसान तुमको परेशान करता है, तो धारा 67A के तहत तुम पर मुकदमा चलाया जा सकता है अगर तुम इस तरीके की बदतमीजी करते हो। तो यह आरोप केवल सलीम अंसारी के खिलाफ था, क्योंकि आरोप था कि उसने पीड़िता को अश्लील वीडियो क्लिप भी दिखाया था। दोनों मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक सत्र न्यायालय की प्रधान सत्र जज साहिबा शालिनी जोशी मैम कर रही थी। अदालत ने विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम, ये वही वकील हैं जिसने अजमल कसाब को फांसी दिलाया था, उज्जवल निकम को बताया कि चूंकि मामला फास्ट ट्रैक अदालत में चल रहा है, इसीलिए मुकदमे की सुनवाई 60 दिनों के भीतर पूरी करने का प्रयास किया जाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मुकदमे की सुनवाई नियमित रूप से चलेगी। 14 अक्टूबर 2013 को मुकदमे के पहले दिन पंच गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। 15 अक्टूबर को पिक्चर जर्नलिस्ट की मां ने सत्र न्यायालय के समक्ष लगभग 2 घंटे तक गवाही दी। इस दौरान वह लगातार रोती रही अपनी बिटिया को लेकर के। उसी दिन पीड़िता के वरिष्ठ अधिकारी ऑफिसर, जिसको बोलते हैं, जो जहां पे वो लड़की काम कर रही थी, उनके बॉस, ऑफिस के जो हेड थे, उसने भी अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। मुकदमे के दूसरे और तीसरे दिन कार्यवाही इन कैमरा मतलब बंद कमरे में सार्वजनिक और मीडिया की उपस्थिति के बिना आयोजित की गई, ताकि पीड़ितों की पहचान और गोपनीयता सुरक्षित रखी जा सके। आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो इस केस से रिलेटेड जो 2 लड़की है जिसका बलात्कार किया गया था, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, क्योंकि उनकी जीवन और उसका फेस अगर कोई देख लेता तो जिंदगी खराब हो जाती, उससे कोई शादी वादी नहीं करता, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसीलिए 17 अक्टूबर 2013 को 22 साल की जो पिक्चर जर्नलिस्ट थी, उन्होंने अदालत में अपने बयान दर्ज कराए। लगभग 4 घंटे तक चली गवाही के दौरान उसने अपने 4 हमलावरों की पहचान भी कर ली थी। 30 अक्टूबर 2013 को दूसरा रेप केस की सुनवाई था, जो कि टेलीफोन ऑपरेटर ने अदालत के समक्ष गवाही दी। विशेष लोक अभियोजक
उज्जवल निकम के अनुसार जब सुनवाई शुरू हुई तो पीड़िता रोने लगी और काफी घबराई हुई थी, यह मानते हुए कि वह आरोपियों की मौजूदगी से उसे डर लग रहा था। न्यायाधीश ने उसके और आरोपियों के बीच एक पर्दा लगाने का आदेश दिया। फिर भी वह कुछ समय तक रोती रही। बाद में उसने स्वयं को संभाला और अदालत को बताया कि वह अपनी आपबीती सुनाने के लिए तैयार है। इसके बाद उसने अदालत में मौजूद 5 आरोपियों में से 4 की पहचान कर ली। उसके बाद 20 नवंबर 2013 को टेलीफोन ऑपरेटर के साथ जो लड़का गया था उसने भी अदालत में गवाही दी, जो घटना के समय उसके साथ शक्ति मिल परिसर गया था। 13 जनवरी 2013 को पिक्चर जर्नलिस्ट के पुरुष सहकर्मी ने बंद कमरे यानी कि इन कैमरे में अदालत के समक्ष गवाही दी और सभी आरोपियों की पहचान किया गया। बाद में 15 जुलाई 2013 को किशोर न्याय बोर्ड यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दोनों मामलों में शामिल 2 नाबालिग आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें नासिक के सुधार गृह रिफॉर्म स्कूल में 3 वर्ष की सजा सुनवाई के लिए भेज दिया गया। भारतीय कानून के अनुसार किसी 18 साल से कम के अपराधी को दी सकने वाली अधिकतम सजा 3 साल की होती है, जिसमें हिरासत में बिताया गया समय भी शामिल किया जाता है। 20 मार्च 2014 को सत्र न्यायालय ने सभी 5 वयस्क आरोपियों को 13 आरोपों में दोषी ठहराया। इनमें सामूहिक बलात्कार, सबूत नष्ट करना, अवैध रूप से रोक कर रखना, हमला, समान आपराधिक उद्देश्य, आपराधिक साजिश तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कुछ धाराओं के उल्लंघन जैसे अपराध शामिल थे। विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम ने अदालत से कहा कि इन आरोपियों में आपराधिक प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और इन्हें सबसे कठोर सजा दी जानी चाहिए ताकि यह दूसरों के लिए भी एक निवारक संदेश बने। विजय जाधव, मोहम्मद कासिम शेख और मोहम्मद सलीम अंसारी को दोनों सामूहिक बलात्कार मामलों में दोषी पाया गया। वहीं सिराज खान को पिक्चर जर्नलिस्ट वाले मामलों में तथा मोहम्मद अशफाक शेख को टेलीफोन ऑपरेटर वाले मामले में दोषी ठहराया गया। इसके बाद 21 मार्च 2014 को मुंबई सत्र न्यायालय ने टेलीफोन ऑपरेटर के मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक अदालत की प्रधान सत्र न्यायाधीश शालिनी जोशी ने अपने फैसले में यह कहा, जिस तरीके से यह अपराध किया गया है वह आरोपियों की विकृत मानसिकता और क्रूरता को दर्शाता है। यह कोई अचानक किया गया कृत्य नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित आपराधिक साजिश का परिणाम था। उन्होंने पीड़िता के साथ गंभीर अपराध किया और उसे अत्यंत दयनीय स्थिति में छोड़ दिया। समाज को एक स्पष्ट संदेश देना आवश्यक है। भले ही इन आरोपियों में सुधार न हो, लेकिन ऐसी सजा अन्य लोगों को ऐसे अपराध करने से रोक सकती है। कुछ मामलों में दया उचित हो सकता है, लेकिन इस मामलों में दया दिखाना न्याय का उपहास होगा। यह फैसला उस समय देश में महिलाओं की सुरक्षा और यौन अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण माना गया था। दोनों सामूहिक बलात्कार मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद अभियोजक पक्ष ने 3 बार अपराध करने वाले दोषियों विजय जाधव, कासिम शेख, मोहम्मद सलीम अंसारी इसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 376E के तहत कार्रवाई की मांग की। यह जो धारा है बार बार बलात्कार के अपराध में दोषी पाए जाने वाले पर मृत्यु दंड का प्रावधान करती है। यह कानून 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के बाद किया गया आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के तहत जोड़ा गया था। तो इस तरीके का अगर कोई हरकत करता है तो 376I के तहत उसे मृत्यु दंड मतलब फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। 4 अप्रैल 2013 को विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम ने अदालत से इन दोषियों को मृत्यु दंड देने की मांग की। उसी दिन अदालत ने फोटो पत्रकार मामले में इन तीनों दोषियों को मृत्यु दंड सुनाया। यह भारत में पहली बार था जब किसी बलात्कार मामले में दोषियों को आईपीसी की धारा 376E के तहत फांसी की सजा दी गई थी। पिक्चर जर्नलिस्ट मामले में चौथे दोषी सिराज खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस निर्णय को उस समय भारत में महिलाओं के विरुद्ध गंभीर यौन अपराधों के मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी मील का पत्थर माना गया था। उसके बाद इन लोगों को फांसी की सजा हो जाती है। तो 25 नवंबर 2021 को ये सब लोग बॉम्बे हाईकोर्ट चले जाते हैं। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में तीनों दोषियों को दी गई मृत्यु दंड की जो फांसी की सजा थी उसको आजीवन कारावास में बदल दिया। न्यायमूर्ति साधना जाधव और पृथ्वी चौहान की बेंच ने
अपने निर्णय में कहा कि भले ही फांसी की सजा हटाने का फैसला जनता के एक वर्ग को पसंद ना आए, लेकिन संवैधानिक अदालतों का कर्तव्य कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376E स्वयं कोई स्वतंत्र अपराध नहीं है, बल्कि यह उन अपराधियों के लिए दंड का प्रावधान है जो बलात्कार से संबंधित गंभीर अपराधों में बार बार दोषी पाए जाते हैं। अदालतों ने कहा कि इस धारा की व्याख्या केवल तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं की जानी चाहिए, बल्कि कानून की मंशा को भी ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी टिप्पणी किया कि मृत्यु दंड पश्चात मानसिक पीड़ा और सुधार की पूरी संभावना को समाप्त कर देता है। साथ ही अदालत ने माना कि अपराध अत्यंत क्रूर, जघन्य और अमानवीय था। फिर भी अदालत के अनुसार केवल अपराध की गंभीरता के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता है कि हर स्थिति में मृत्यु दंड ही एकमात्र उचित सजा है। हालांकि अदालत ने दोषियों को किसी भी प्रकार की रिहाई का अवसर देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मामलों के तथ्यों को देखते हुए दोषियों को अपने शेष प्राकृतिक जीवन काल तक कठोर कारावास की सजा मिलनी चाहिए, ताकि वे अपने अपराध पर पश्चाताप कर सके। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि दोषियों का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण अपमानजनक और विकृत था। उसने व्यवहार और अपराध की परिस्थितियों में यह संकेत मिलता है कि उनके सुधार या पुनर्वासन की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है। इसीलिए अदालत ने आदेश दिया कि दोषियों को शेष प्राकृतिक जीवन काल तक कारावास में रखा जाए। किसी प्रकार की सजा में छूट नहीं दी जाएगी, पेरोल का लाभ नहीं मिलना चाहिए, फरलो जैसी अस्थायी रिहाई भी न दी जाएगी। अदालत के अनुसार यही सजा इस मामले में न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उचित और पर्याप्त होगी। उसके बाद यह जो मामला था सुप्रीम कोर्ट से उठ करके पॉलिटिक्स की गलियारों में चला गया। उसके बाद इस मामले में फांसी नहीं दी गई तो पॉलिटिक्स में गर्मी पैदा हो गई। उस समय के नरेश अग्रवाल जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए, उन्होंने मुंबई सामूहिक बलात्कार मामले पर विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को बलात्कार से बचने के लिए अपने कपड़ों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को टेलीविजन के प्रभाव में अधिक नहीं आना चाहिए। इस बयान की कई लोगों ने आलोचना किया, क्योंकि इस अपराध के लिए पीड़ित को जिम्मेदार ठहराने वाला माना जाता था। मतलब नेताजी का कहना था कि लड़कियां छोटा कपड़ा पहनती है तो 5 लौंडे मिल करके उसका बलात्कार कर देते हैं, इसीलिए कपड़े पूरे बदन को ढके ताकि लड़के उसे देख करके मन में उत्तेजना न हो और बलात्कार न हो। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए टेलीफोन ऑपरेटर की जो मां थी, उन्होंने कहा कि वो मौत की सजा के हकदार थे। यह अपराध समाज पर एक कलंक है, यानी कि यदि ऐसे बलात्कारियों को छोड़ दिया जाए तो इससे अन्य अपराधियों को गलत संदेश जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में समान गंभीरता और तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़िता की मां ने बताया कि घटना ने उसके परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल दिया है। उनके अनुसार कुछ पड़ोसियों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे और परिवार को तानों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी बेटी मानसिक आघात से उबरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्थानीय युवकों के व्यवहार के कारण उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। देखो, मोहल्ले में किसी भी लड़की का अगर रेप हो जाता है तो क्या वो लड़की जिंदा रह पाएगी? अगर वो जिंदा है तो अपने बलबूते पे जिंदा है। समाज के लोग उसे हमेशा ही नीची नजरों से देखेंगे कि अबे इसका तो रेप हुआ था। इसी तरीके से बोलेंगे अबे इसका तो बलात्कार हुआ था, 5 लौंडे साथ इसके थे। इस तरीके की अवधारणा बनाया जाती है हमारे समाज में। अब तुम बताओ, उसकी शादी कहीं होगी, जहां भी शादी लगेगी समाज के लोग कहेंगे अबे ना करो यार, इसको तो 5 लोग बलात्कार किए थे, इसका केस कोर्ट में चला था। इस तरीके की अवधारणाएं बनाई जाती है। कोई लड़का उससे शादी नहीं कर सकता, उसका शादी होना मुश्किल हो जाता है। उसका एक ही उपाय है, या तो अपने माँ बाप के पैसे पर है या फिर बहुत ही ज्यादा पैसे कमाए। बाद में 10 अप्रैल 2013 को मुलायम सिंह यादव ने भी बलात्कार मामलों और मृत्यु दंड को लेकर के एक विवादास्पद टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कई बार लड़के और लड़कियां के बीच विवाद होने पर लड़की बलात्कार का आरोप लगा देती है और इसके परिणाम स्वरूप लड़कों को कठोर सजा मिल जाती है। मुंबई सामूहिक बलात्कार मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को इस मामले में मृत्यु दंड दिया गया है और उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इस बयान में भी व्यापक आलोचना हुई और
कई राजनीतिक दलों, महिला संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया। मुलायम सिंह यादव की टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन NCW में शिकायतें दर्ज कराई गई। उनके बयान की भारतीय मीडिया, महिला संगठनों, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, शक्ति मिल मामले के विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम, कई बॉलीवुड हस्तियां तथा आम नागरिकों के एक बड़े वर्ग ने भी आलोचना करना शुरू कर दिया था।